आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग संविधानवाद के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व की ऑनलाइन कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक देश के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है। संविधान से जुड़ी हुई चीज़ ही संविधानवाद है। यहाँ पर हमें देखेंगे कि किस तरह से जो है संविधान और संविधानवाद एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि पाश्चात्य जगत में राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनान से होता है और दो प्रमुख विचारक हैं उस समय, एक प्लेटो और दूसरा अरस्तु। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह दार्शनिक राजा का असीमित शासन वाला राज्य है, जबकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने विधि के सर्वोच्चता वाले राज्य का समर्थन किया है। अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वह विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य है और विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य ही वास्तव में संविधानवाद है और इसीलिए अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य ही विधि का शासन या संविधानवाद है, अर्थात जो है ऐसा राज्य जहाँ पर विधि को ही सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त है, वैसा राज्य ही संविधानवाद पर आधारित राज्य है। विधि का शासन का संकल्पना जो है वह बाद के वर्षों में ब्रिटिश संविधानवेत्ता ए.बी. डायसी द्वारा विस्तृत रूप से जो है व्याख्यायित की गई और उन्होंने भी यह बात स्पष्ट की है कि विधि के शासन वाला राज्य का अर्थ है कि कानून सभी के ऊपर शासन करता है, चाहे आम जन हो चाहे शासक वर्ग हो, सभी लोग कानून के नज़र में समान हैं और चाहे जो है कानून को बनाने वाले, संविधान को बनाने वाले लोग या जो है अर्थात व्यवस्थापिका सभा के लोग हों, राजनीतिक जो है शक्ति का प्रयोग करने वाले लोग हों या आम जनता हो, सभी के ऊपर जो है वह कानून समान रूप से लागू होता है। और जो है संविधानवाद की एक संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण व्याख्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। यहाँ पे मुख्य चीज़ है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। अर्थात जब संविधान के द्वारा ही शासक और जो है शासक वर्ग और जो है शासन को नियंत्रित करने की संस्थागत व्यवस्था की जाती है तो उसे हम संविधानवाद कहते हैं। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संविधानवाद का आशय है सीमित शासन, नियंत्रित शासन, सीमित शक्तियों वाले शासन को जो है हम संविधानवाद के रूप में पहचानते हैं। यह महत्वपूर्ण जो है अर्थ है संविधानवाद का कि संविधानवाद का आशय है सीमित शासन। अब संविधानवाद के अंतर्गत जब का अर्थ है सीमित शासन, तो शासन की शक्तियों को सीमित करने की जो व्यवस्था संविधान में ही की जाती है वह जो है दो प्रकार से की जाती है। अर्थात जो है दो प्रकार से जो है सरकार पर सीमाएं लगाने का प्रयास किया जाता है संविधान के द्वारा। पहला यह है कि शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है। शासन को नियंत्रित करने, सीमित करने की जो है सीमाएं लगाने की दो जो है प्रकार हैं। एक प्रकार है कि शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है, अर्थात जो है यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया जाता है संविधान में कि निम्नलिखित विषयों पर जो है शासन के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप मूल अधिकारों के विषय को ले सकते हैं, जिसमें जो है मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और जिसमें यह पूरी व्यवस्था है कि मूल अधिकारों के क्षेत्र में जो है सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अर्थात यहाँ पे पहली चीज़ देखिए कि शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको निर्धारित कर दिया जाता है, संविधान में ही वर्णित कर दिया जाता है कि इन विषयों पर
शासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो है जैसे नागरिक स्वतंत्रता का मुद्दा है तो वहाँ पर शासन जो है किसी प्रकार की शक्ति का जो है प्रयोग नहीं करेगा, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित है। दूसरी जो सीमा जो है वो होती है कि कुछ विषयों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित कर दी जाती है। वहाँ पर यह चीज़ है कि जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग है, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 356 का जो है प्रयोग का व्यवस्था जो है तो यह जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके संबंध में यह है कि यह जो है किस तरह से प्रयुक्त की जाएंगी वह संविधान में सुनिश्चित कर दी गई हैं। जब तक जो है कैबिनेट के द्वारा बैठक करके लिखित रूप में जो है राष्ट्रपति को अनुशंसित नहीं किया जाएगा तब तक जो है राष्ट्रपति शासन या जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार की दो तरह से सीमाएं बांधी जाती हैं संविधानवाद के अंतर्गत। एक तो जिसका वर्णन संविधान में ही होता है कि शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध कर दिया जाता है कुछ विषयों के संबंध में, और कुछ विषयों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग की जो प्रक्रिया है वह निर्धारित कर दी जाती है कि सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, अन्य प्रकार से जो है वो उसका प्रयोग वैध नहीं माना जाएगा। और केशवी अय्यर ने जो है इसको बहुत क्लियर कहा है। विभिन्न विद्वानों ने जो अपनी बात कही है जिसके माध्यम से हमें स्पष्ट होता है कि संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन, सीमित शक्तियों वाला शासन, और यहाँ पर जो शासन की सीमाएं बांधी जाती है वह उसकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत ही कर दी जाती है। और केशवी अय्यर ने स्पष्ट किया है कि संविधानवाद का अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। केशवी अय्यर का यह मानना है कि सिर्फ संविधान के अनुसार शासन का चलाया जाना ही संविधानवाद नहीं है, बल्कि संविधानवाद का अर्थ है कि निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सकें और शासन चलाने वालों पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। केशवी अय्यर ने यह दर्शाया है अपने परिभाषा के माध्यम से कि सिर्फ जो है संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना ही संविधानवाद नहीं है, बल्कि वह जो है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन ही संविधानवाद है। और उसको उन्होंने आगे व्याख्यायित किया है कि संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सकें, अर्थात शासन को सीमित किया जा सके और शासन चलाने वालों पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। अर्थात जो शासक वर्ग है वह भी उसी तरह नियमों और कानूनों के अंतर्गत कार्य करेंगे जिस तरह से वो नियम और कानून आम लोगों पर लागू होते हैं। अब हम लोग संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। संविधानवाद की पहली विशेषता है कि संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद किसी भी देश के नागरिकों के राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों एवं आदर्शों को व्यक्त करती है जो उस देश के हर नागरिक को प्रिय होते हैं। और इसी प्रकार से संविधानवाद की एक सामान्य विशेषता यह है कि संविधानवाद संस्कृत संबद्ध अवधारणा होती है। किसी भी देश के अंदर जो संस्कृति होती है उस संस्कृति से ही जो है उस देश के नागरिकों के राजनीतिक मूल्य, आदर्श और विश्वास उत्पन्न होते हैं। इसलिए संविधानवाद संस्कृत संबद्ध अवधारणा है। अगली जो है सामान्य विशेषता संविधानवाद की है कि संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार किसी भी देश की संस्कृति विकसित होती रहती है और संस्कृति में परिवर्तन के साथ साथ उस देश के नागरिकों के राजनीतिक मूल्य, आदर्श और विश्वासों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधानवाद में भी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है।
इसलिए संविधानवाद को एक गत्यात्मक अवधारणा माना जाता है। इसी प्रकार से संविधानवाद संभागी अवधारणा है। संभागी अवधारणा का अर्थ है कि कई देशों के नागरिकों के जो राजनीतिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनकी आस्थाएं हैं, वह एक हो सकती हैं। कई देशों के नागरिक एक ही प्रकार के राजनीतिक मूल्यों में, राजनीतिक जो है आदर्शों में विश्वास रख सकते हैं। इसलिए जो है संविधानवाद को संभागी अवधारणा माना जाता है। उदाहरण के तौर पे पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो उदारवादी राजनीतिक दर्शन में विश्वास करते हैं, उनके राजनीतिक मूल्य और आदर्श जो है एक तरह के दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए माना जाता है कि संविधानवाद एक संभागी अवधारणा है। अर्थात कई देशों क्या संविधान एक ही तरह का हो सकता है, अर्थात कई देशों के संविधान में जो राजनीतिक लक्ष्य, आदर्श और मूल्य स्थापित हैं वह एक समान हो सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। साध्य का अर्थ है कि वास्तव में जो संविधानवाद है वह राजनीतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, कि क्या जो है उस देश के लोगों के, नागरिकों के मूल्य हैं, आस्थाएं हैं, उनके राजनीतिक विश्वास हैं, वो लक्ष्य से जुड़ी हुई जो है संविधानवाद लक्ष्य से जुड़ी हुई अवधारणा है। जैसे हमारे यहाँ जो है संविधानवाद के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो लक्ष्य हैं वह समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, ये सब जो है भारत में संविधान के लक्ष्य हैं। जो हमारा संविधान का जो है दर्शन है वह भारतीय नागरिकों के राजनीतिक आस्थाओं, मूल्यों एवं विश्वासों को दर्शाता है। तो वास्तव में जो संविधानवाद है वह साध्य से संबंधित अवधारणा है। भारतीय जो है संविधान के अंतर्गत नागरिकों के ये मूल्य हैं कि वो समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, पंथनिरपेक्षता का जो है में उन्हें विश्वास है, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में भारतीय नागरिकों का पूर्ण विश्वास है। इसी प्रकार से संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। यह जो है संविधानवाद की एक विशेषता है। यह जो है यह बताता है कि जो संविधानवाद क्या है क्या संविधानवाद जो है सीमित शासन की बात करता है, और शासन को सीमित करने की व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था वह संविधान के अंतर्गत ही दिखाई पड़ती है। संविधान में ही वह व्यवस्थाएं की जाती हैं जो संस्थागत और प्रक्रियागत तरीके से शासन को सीमित करती हैं। इसीलिए यह जो है एक विशेषता है संविधानवाद की कि संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। अब हम देखना चाहेंगे हम लोग कि वास्तव में जो संविधान है, संविधानवाद है, उसके मुख्य लक्षण क्या हैं। संविधानवाद का जो सामान्य अर्थ हमने अभी देखा वह है कि विधि का शासन या फिर जो है सीमित शासन, शासन की शक्तियों को सीमित रखना ताकि नागरिकों के जो है अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके, और शासन जो है संविधान के अनुसार और विशेष रूप से लोकतांत्रिक तरीके से नियमों के अनुकूल चले। जो शासक वर्ग है वह भी नियमों और कानूनों से उसी प्रकार बंधा हुआ है जिस पर तरह से आमजन बंधे हुए हैं। तो जो है संविधानवाद के समय में परिस्थितियों के अनुसार तीन अवधारणाएं हो गई हैं। एक जो शुरुआती मूल अवधारणा रही है वह रही है कि पाश्चात्य संविधानवाद, दूसरा जो है आया है कि साम्यवादी संविधानवाद, और तीसरा है विकासशील देशों का संविधानवाद। लेकिन जो मुख्य जो है अवधारणा है संविधानवाद की वह पाश्चात्य संविधानवाद की है। और हम लोग जो है वास्तव में जो है यही देखेंगे कि पाश्चात्य संविधानवाद के मुख्य लक्षण क्या हैं, कैसे हम ये समझते हैं कि जो है कौन से लक्षण हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि उस देश में संविधानवाद है या नहीं है। तो जो पाश्चात्य संविधानवाद के मुख्य लक्षणों में पहला है वह है संविधान। एक संविधान बहुत ही आवश्यक है संविधानवाद के लिए, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही सरकार की शक्तियों को
संस्थागत और प्रक्रियागत तरीके से सीमित करने की व्यवस्था की जाती है। संविधान जहाँ पर सरकार को शक्तियाँ प्रदान करता है, वहीं संविधान के माध्यम से ही शासन को सीमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो है सरकार नियमों के अनुकूल संचालित हो और नागरिकों के अधिकार और जो उस देश के नागरिकों के आदर्श हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, वह जो है सुरक्षित रह सकें। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद के अंतर्गत जो पहला जो है मुख्य लक्षण है वह संविधान है। बिना संविधान के संविधानवाद संभव ही नहीं है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही जो है शासन को शक्ति भी देते हैं संविधान के द्वारा, और संविधान ही जो है शासन की शक्तियों को सीमित और नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है, जिससे कि विधि का शासन बना रहे। और दूसरी जो लक्षण है वह है कि जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्रीय शासन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्रीय शासन वह जो है एक मुख्य लक्षण है संविधानवाद का। पाश्चात्य संविधानवाद में यह वास्तव में देखा गया है, माना गया है पश्चिमी जगत में कि ये जरूरी नहीं है कि कहीं पर जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार हो तभी वहाँ संविधानवाद होगा। पश्चिम में जहाँ प्रबुद्ध तंत्र जो है रहा, या जो है प्रथम विश्व युद्ध के पहले जर्मनी में जो साम्राज्यवादी सरकार थी वह लोकतांत्रिक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है नियमों कानूनों से शासन सीमित था, नियमों के अनुसार ही शासन संचालित हो रहा था। इसलिए जो है हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी या जो है लोकतंत्री शासन हो तभी संविधानवाद होगा, लेकिन जो है यह जरूर है कि लोकतंत्री शासन जो है वह संविधानवाद का समरूप माना जाता है, उसके जो है सहयोगी माना जाता है। लोकतंत्री शासन का जो मूल तत्व है वह है कि जनता के प्रति शासन उत्तरदायी होना चाहिए, और यही बात जो है वह संविधानवाद में भी दिखाई पड़ती है कि सरकार जो है नियमों कानूनों से सीमित होगी। इसलिए जो है लोकतंत्री शासन या जनता के प्रति उत्तरदायी शासन एक जो है प्रमुख लक्षण है संविधानवाद का। अगला जो है लक्षण है विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। इसके पहले हम ये देखेंगे कि कार्टर एवं हर्ज ने यह कहा है कि संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। कार्टर और हर्ज ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर जो है लोकतंत्री शासन है वहीं पर जो है संविधानवाद हो सकता है। तो जहाँ लोकतंत्री शासन है वहाँ तो संविधानवाद होना जो है एक सामान्य विशेषता है, और उसके अलावा जो है जहाँ लोकतंत्री शासन नहीं है लेकिन जो है प्रबुद्ध जो है राजतंत्र रहा है, वहाँ पर भी जो है यदि संविधान के अनुसार नियमों का संविधान के अनुसार शासन चला है और लोगों के प्रति जो है शासन उत्तरदायी है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी संविधानवाद हो सकता है। अगली विशेषता यह है कि विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। यह एक प्रमुख लक्षण है कि पहली चीज़ तो शासन जो है विधि के अनुसार नियमों के अनुसार संचालित होता हो, और दूसरी चीज़ उससे जुड़ी हुई है कि शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए। यह एक प्रमुख विशेषता है कि शासन जो है को संविधान द्वारा ही सीमित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जैसा कि जो है कहा गया है कि असीमित सत्ता असीमित रूप से भ्रष्ट कर देती है, तो जो है यहाँ पर शासन को नियंत्रित करके संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने अर्थात सीमित शासन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और इसके साथ अगला लक्षण है पाश्चात्य संविधानवाद का, वह यह है कि मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो मूल अधिकारों को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है आधुनिक राजनीतिक चिंतन में। खास तौर से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जब 1791 में मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया, उसके बाद विभिन्न देशों की सरकारों ने मूल अधिकारों को अपनाया है। मूल अधिकार इस बात की गारंटी देते हैं कि सरकार जो है नागरिकों के लिए एक निश्चित क्षेत्र का निर्माण करेगी
और उस क्षेत्र में वह जो है सामान्य परिस्थितियों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान द्वारा जो है जो गारंटी दी गई है वह मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार जो है संविधानवाद का एक लक्षण है और उसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि न्यायपालिका न केवल संविधान बल्कि जो है मूल अधिकारों की भी रक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है की व्यवस्था बहुत आवश्यक है और यह संविधानवाद का एक लक्षण है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मूल अधिकारों की भी रक्षा कर सकती है और साथ ही साथ जो है वह उस संविधान की भी रक्षा करने का दायित्व जो है स्वतंत्र न्यायपालिका के पास, जो के माध्यम से संविधानवाद व्यावहारिक बनता है। अर्थात संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो संविधानवाद कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पाश्चात्य संविधानवाद का एक प्रमुख लक्षण है। अगला लक्षण है शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो है शक्ति विभाजन की बात की है और उसका जो शक्ति विभाजन का मुख्य लक्ष्य है वह है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मॉन्टेस्क्यू का यह मानना था कि शासन की शक्तियों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाना चाहिए शक्ति को। और निश्चित तौर पे जो है शक्तियों का विभाजन जो है संविधानवाद का एक प्रमुख लक्षण है। उसके साथ साथ जो है विकेंद्रीकरण भी बहुत आवश्यक है संविधानवाद को सशक्त बनाने के लिए। खासतौर से जितना अधिक विकेंद्रीकरण हो सकता है उतना जो है संविधानवाद अर्थात शासन को सीमित करने में उससे सहयोग मिलता है। भारत में भी जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है और जिसके माध्यम से निश्चित तौर पर जो है संविधानवाद अर्थात सीमित शासन की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। और अगली चीज़ है कि सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता। यह जो है एक प्रमुख लक्षण माना जा सकता है इसको भी, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था में उपद्रव होने, क्रांति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो है लोकतांत्रिक देशों में समय के अनुसार एक निश्चित अवधि पर निर्वाचन के माध्यम से जो है जनता का समर्थन प्राप्त करने, जनता की अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था रहती है कि एक निश्चित अवधि पर जो है आम चुनाव कराए जाएंगे। राजनीतिक दलों के निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और साथ ही साथ प्रेस को भी स्वतंत्रता रहती है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वह सत्ता परिवर्तन होता रहे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो है कभी भी जो है शांति नहीं रह सकती है और जो है संविधानवाद भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो है तब जब अशांति होगी तो शासन व्यवस्था को असीमित शक्तियाँ देनी पड़ती हैं आपातकाल में और जिसकी वजह से उस समय संविधानवाद स्थगित हो जाता है। और इसके साथ श्रेष्ठ परंपरा और सामाजिक बहुलवाद यह भी एक जो है लक्षण है और यह लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देखा गया है कि खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष जो है उदाहरण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जिन कानूनी व्यवस्थाओं ने, जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के चलते वहाँ पर न्याय, शांति और एकता स्थापित हुई, वहीं दक्षिणी अमेरिकी जो है राज्यों में ऐसा उन्हीं नियमों के आधार पर जो है एकता और शांति स्थापित नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत रहा और है, जिसकी वजह से शासन वहाँ पर सीमित है और वहाँ पर संविधानवाद सुरक्षित है। इसके साथ साथ जो है संघवाद को भी एक जो है महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है कि अगर जो है कहीं पर संघवाद है अर्थात जो है संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर जो है किसी एक, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो है इकाइयों की सरकारें हों, उनके जो है असीमित शक्ति का उपयोग करने का अवसर
कम हो जाता है और वह सीमित तरीके से एक तो एक दूसरे को आपस में ही संतुलित करती हैं, और दूसरी चीज़ जो है एक ही सरकार के पास पूर्ण शक्ति नहीं होती है, अर्थात वहाँ पर शासन सीमित हो जाता है, जो संविधानवाद का एक विशेषता है। और इसके साथ स्वस्थ लोकमत जो है और प्रेस की स्वतंत्रता, इन दोनों को भी जो है वह संविधानवाद का लक्षण माना जाता है। स्वस्थ लोकमत और जो है स्वतंत्र प्रेस, ये दोनों व्यवस्थाएं जो है निश्चित तौर पर शासन को सीमित करती हैं, और शासन सीमित होकर के नियमों के अनुसार जो है देश को चलाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो है यह संविधानवाद विशेष रूप से पाश्चात्य संविधानवाद के मुख्य लक्षण हैं। एक तो संविधान, दूसरा जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्री शासन, तीसरा है विधिसम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था, अगला है कि शक्तियों का विभाजन हो और विकेंद्रीकरण भी एक प्रमुख लक्षण है। इसके साथ साथ सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता, और उसके अतिरिक्त जो है श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद, साथ ही संघवाद, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वस्थ लोकमत, ये जो है प्रमुख लक्षण हैं पाश्चात्य संविधानवाद के, जिनके माध्यम से किसी भी देश में जो है शासन सीमित होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। धन्यवाद।